हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का पार्ट 13वां। इसका मेन हाईलाइट टॉपिक क्या रहेंगे? कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड एंड यूनियन बजट। और ये आने वाले सभी, चाहे वो पंजाब के एग्ज़ाम हो या किसी भी और स्टेट के एग्ज़ाम हो, उन सभी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि मैं इन सभी क्वेश्चन को काफ़ी डीपली से स्टडी करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कि दो स्टेटमेंट दी गई हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। जो राज्यसभा है उसके जो चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन हैं, वो दोनों ही राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो भाई ये स्टेटमेंट थोड़ी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो इसके चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि देश का जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, यानी कि उसको राज्यसभा के हाउस के मेंबर होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में जो है उसको राज्यसभा का चेयरमैन, सॉरी, डेप्यूटी चेयरमैन जो राज्यसभा का होगा उसको राज्यसभा का मेंबर होना ज़रूरी है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? चेयरमैन के मामले में तो सही है भाई, लेकिन अगर डेप्यूटी चेयरमैन की बात करें तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। वाइल द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस। अब आप लोगों को ये भी पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में कुछ मेंबर जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। हालांकि अब लोकसभा के तो जो मेंबर थे वो अभी ख़त्म ही कर दिए गए हैं 104वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। जो दो एंग्लो इंडियन अपॉइंट होते थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। लेकिन अगर मैं राज्यसभा में बात करूं तो उसमें अभी भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वाइल द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैव नो राइट इन वोटिंग इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें नॉमिनेटेड मेंबर की वोटिंग नहीं की जाती। उसके बाद क्या है? बट दे हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। सही कैसे है ये भी डिस्कस कर लेता हूँ अभी। क्योंकि जो इलेक्टोरल होता है प्रेसिडेंट का, उसके अंदर इलेक्टेड मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट पार्लियामेंट यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं, और उसके अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, जिसके बारे में मैंने इंडियन पॉलिटी के पार्ट 6 में बड़े ही डीपली डिस्कस किया हुआ है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और कौन कौन उसके अंदर शामिल होता है और कौन कौन नहीं होता है। अब बात करते हैं इलेक्टोरल। अगर आपको लोगों ने पार्ट 6 नहीं देखा है तो यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि ये जो सीरीज़ है पॉलिटी की, आज 13वां पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, वो 1 से लेकर 12 तक, यानी कि जितनी भी सीरीज़ चलेगी वो ऐसे ऑर्डर में है कि जो आने वाली वीडियोज़ होंगी, पीछे वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी उसके अंदर। तो आई होप कि आप सब लोग कंटिन्यूटी में चलते रहें। अब अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल की तरफ, तो उसमें प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट के सभी मेंबर मौजूद होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हैं या नॉमिनेटेड हैं। तो इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट सही हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। और भी मैंने पॉलिटी की जितनी भी सीरीज़ दी गई हैं, कुछ वीडियोस के थंबनेल हैं, तो आप लोग ये जाकर जरूर देखिएगा। आपको पंजाब के एग्ज़ाम में तो हेल्पफुल होगा ही होगा, साथ में और स्टेट के एग्ज़ाम में भी। जैसे क्योंकि अभी 2021 जो है पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनके लिए तो हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। और इनकेस आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, मैं आप लोगों से बात ज़रूर करूँगा। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ द राइट टू इशू मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि किसके पास राइट है कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकालने का। तो ऑप्शन है कैग, फाइनेंस मिनिस्टर, ऑथराइज मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा भाई नन ऑफ द अबव, बिकॉज जो कंसोलिडेटेड फंड है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 266 पार्लियामेंट की जो ऑथराइजेशन है उसके बिना इसमें से पैसा नहीं निकाला जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। और एक बात और, मैंने कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड के बारे में इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ के 9वें पार्ट के अंदर काफ़ी डीपली बताया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं इस बारे में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इज नॉट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मैंने आपको ये बताया था 9वें पार्ट के अंदर कि कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जो है सैलरी और अलाउंसेस जो हैं इसी में से कटते हैं, यानी कि इसी फंड में से सैलरी मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को या जो भी डिग्निटरीज हैं। अब बात करेंगे हम कि प्रेसिडेंट को, चलिए ऑप्शन की तरफ नहीं जाते, हम लोग एक बार डीपली डिस्कस करते हैं कि किस किस को क्या सैलरी मिलती है कंसोलिडेटेड फंड से। एक तो प्रेसिडेंट की सैलरी अलाउंस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, थर्ड है पेंशन टू हाई कोर्ट जजेस, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरी तो
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यानी कि पर्टिकुलर स्टेट से मिलती है, लेकिन जब वो रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कैग को सैलरी जाती है, उसके बाद चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब चलिए, एक तो पीएम, सेकंड थिंग वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों के बारे में डिस्कस नहीं किया गया, इनके मेंशन नहीं किया गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी जो है वाइस प्रेसिडेंट होने की नहीं मिलती है, उसको राज्यसभा के चेयरमैन होने की सैलरी मिलती है। और उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर का भी कोई मेंशन नहीं किया हुआ, उनको एज ए एमपी जो है सैलरी मिलती है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते। तो ये क्वेश्चन काफ़ी भाई ट्रिकी है कि वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी तो मिलती है, लेकिन भाई वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट होने के नाम की नहीं, चेयरमैन की मिलती है, जो कि वो राज्यसभा के होते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से जाके वो रेड बटन जो आपको दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। और अगर आपने अब तक मुझे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाकर फटाफट से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपको पीडीएफ तो टेलीग्राम पे मिलेगी और आप लोग फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जुड़कर काफ़ी सारी नॉलेज भी अपनी इंक्रीज कर सकते हो। और आप लोग को कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो। नेक्स्ट है, हाउ कैन द प्रेसिडेंट स्पेंड फ्रॉम कंटीजेंसी फंड। अभी तक तो बात हम कंसोलिडेटेड फंड की कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कंटीजेंसी फंड की। तो प्रेसिडेंट उससे कैसे पैसे निकाल सकता है? इन द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, बिफोर ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, बिफोर ऑथराइजेशन ऑफ आई थिंक सॉरी, सेकंड वाला आफ्टर था, थर्ड वन इज बिफोर, या फिर चौथा है कि स्पेंड ही नहीं कर सकता। तो भाई अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 267 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि प्रेसिडेंट को कंसिडेंसी फंड से पैसे निकालने के लिए कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट से, यानी कि वो बिफोर ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट भी निकाल सकता है पैसे। अब ये बात तो भाई मतलब कि नोन है कि कोई इमरजेंसी केस आएगा तभी ये चीज़ें जो हैं यूज़ की जाएंगी। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन जो IAS 2011 के प्री में पूछा गया था, all revenue received by the Union government by way of taxes and other receipt for the conduct of government business are credited to। यानी कि जो भी रेवेन्यू यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, टैक्सेस के द्वारा या किसी और रिसीट के द्वारा लिए जाते हैं तो वो किसके अंदर क्रेडिट किए जाते हैं? क्या वो कंटीजेंसी फंड के अंदर, पब्लिक अकाउंट के अंदर, कंसोलिडेटेड फंड के अंदर, या फिर डिपॉजिट एंड एडवांसेस फंड के अंदर? तो भाई जो भी हमें रेवेन्यू रिसीव होता है किसी भी तरह से, चाहे वो वे ऑफ टैक्सेस हो या अदर रिसीट हो, तो वो हमेशा ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो जमा होता है, क्रेडिट होता है। तो इस हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं अभी, हालांकि आप लोग इतने वेल नोन ही होंगे कि एट प्रेजेंट हमारे इंडिया के अंदर कितने यूटी हैं और कितने स्टेट हैं। तो आप लोग क्या कीजिए भाई, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि एट प्रेजेंट कितने स्टेट एंड कितने यूटी हैं। अगर नहीं बताया तो ये वीडियो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके होम पेज पर ही पड़ी है, अदरवाइज़ मैं इसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पर दिख रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ जाकर क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल इज नॉट करेक्ट? इज नॉट करेक्ट दैट मीन्स कौन सी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है? तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं हम भाई, ए मनी बिल कैन बी टेबल इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो भाई जो भी मनी बिल है, हमें इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो मनी बिल है वो हमेशा ही लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ईदर हाउस में नहीं भाई, वो हमेशा ही लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए और भी डिस्कस कर लेते हैं। ए स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लोकसभा का स्पीकर ही फाइनल अथॉरिटी देता है कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है। और सेकंड थिंग कि राज्यसभा को वो 14 दिन के अंदर अंदर लौटाना ही होता है अगर वो रिकन्सिडरेशन चाहती है, अगर नहीं चाहती तो अदरवाइज वो मान लेंगे कि बिल पास है। और एक इंपॉर्टेंट ये क्या है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो मनी बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजन ऑफ मनी बिल? यानी कि मनी बिल के अंदर इनमें से कौन सा प्रोविजन ऐड नहीं किया गया? प्रोविजन अबाउट टैक्सेस, भाई ये बिल्कुल किया गया है, क्योंकि आता है हमारे अंडर आर्टिकल 110 के। बोरोइंग्स के बारे में है
और कस्टडी और कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड के बारे में भी है। जिस चीज़ के बारे में नहीं है वो ये है कि इम्पोजिशन ऑफ फाइन एंड पेनल्टीज़ के बारे में मनी बिल के अंदर कोई सेक्शन या कोई सब्जेक्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट इन पार्लियामेंट। यानी कि कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो यूनियन बजट को प्रिपेयर करने में और प्रेजेंट करने में रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो भाई थोड़ी सी हल्की जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ कि बजट इज प्रिपेयर्ड बाय बजट डिवीजन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। दैट मीन्स आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है, इफ द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा देन उस कंडीशन में क्या होगा। यानी कि जब भी लोकसभा के अंदर यूनियन बजट पेश होता है हर साल, अगर वो पेश ना हो पाए, इनके पास ना हो पाए, क्योंकि बिल पेश होएगा फिर पास होएगा, इन केस अगर बिल पास नहीं हो पाता है, दैट मीन्स उस कंडीशन में क्या होगा? क्या बजट को मॉडिफाई किया जाएगा और फिर से प्रेजेंट किया जाएगा? क्या बजट को राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा सजेशन के लिए? क्या यूनियन मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोला जाएगा, या फिर प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ लोकसभा के अंदर ही पास नहीं हो रही है, दैट मीन्स गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी ही नहीं है, गवर्नमेंट ने अपनी मेजोरिटी लूज कर दी है। और अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है तो उस कंडीशन में तो सीधी सी बात है, सरकार गिर जाएगी और प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ये, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है ये, क्योंकि ये IAS 2011 के अंदर आया हुआ है भाई। नेक्स्ट है, इफ बजट इज डिस्क्लोज्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली व्हाट विल हैपन। अगर बजट असेंबली में आने से पहले ही डिस्क्लोज जाता है, यानी कि किसी को पता लग जाता है, यानी कि मीडिया में आ गया या कहीं पर भी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो भाई उस कंडीशन में फाइनेंस मिनिस्टर को रिज़ाइन देना होगा। अगर मैं बात करूंगा यूनियन की तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएगा, और मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ तो स्टेट का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर। क्योंकि हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, वो कब किया जाता है? क्या वो यूनियन बजट के पहले किया जाता है या बाद में किया जाता है, या फाइनेंस बिल के बाद, या फिर इससे कोई बजट का लेना देना ही नहीं है? तो सही आंसर है भाई, बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर कमिंग ईयर। क्योंकि जब भी बजट आता है वो कमिंग ईयर, जो भी आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, उसके बारे में बताता है कि क्या क्या चीज़ें लागू होंगी। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, जो करंट ईयर चल रहा है, उसके बारे में बताता है कि प्रोग्रेस क्या रही, एक्टिविटी क्या रही, और फिजिकल डिटेल, जो फिजिकल डिटेल होती है वेरियस सेक्टर की, वो क्या रही है, यानी कि किस सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया, क्या वो प्रॉफिट है, क्या वो मुनाफे में चल रहा है या घाटे में चल रहा है। ये सब चीज़ें जो है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताई जाती हैं, और जो कि बजट से पहले पेश किया जाता है। तो इस हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर आर सबमिटेड टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ। इनके जो एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट हैं वो किस फॉर्म में पार्लियामेंट के आगे सबमिट किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। फिर इसके बाद क्या होता है कि लोकसभा के अंदर वोटिंग होती है, या तो इनको पास किया जाता है या फिर इनको रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन ये किस फॉर्म में आते हैं? डिमांड फॉर ग्रांट की फॉर्म में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है भाई? इस क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा आपको जोर देने की ज़रूरत है। काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आप लोगों ने बेसिक से पढ़ा है और मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखी है तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाओगे। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। नो, तो क्या राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है? तो भाई बिल्कुल सही कह रहा है ये कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। हालांकि पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद इसको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से निकाल दिया गया। तो स्टेटमेंट पहली तो बिल्कुल सही होगी भाई। नेक्स्ट है, राज्यसभा कैन स्टॉप ए फाइनेंशियल बिल। तो क्या राज्यसभा एक फाइनेंशियल बिल को रोक सकती है? तो आंसर है यस। अब इसमें भी दो कैटेगरी हैं। दो कैटेगरी कैसे? कोई अगर फाइनेंशियल बिल जो है वो मनी बिल नहीं है तो राज्यसभा उसको रोक सकता है, जैसे कि किसी ऑर्डिनरी बिल को रोक सकता है, उसी तरह से
फाइनेंशियल बिल को भी रोक सकता है अगर वो मनी बिल नहीं है। और मनी बिल है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा? ये लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा। हालांकि मैं ये भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। अब सेकंड थिंग, अगर एक फाइनेंशियल बिल मनी बिल है तो राज्यसभा उसको नहीं होल्ड कर सकता। मतलब कि फाइनेंशियल बिल के अंदर दो कंडीशन बनती है। अगर मैं पहली कंडीशन के साथ चलूँ तो राज्यसभा रोक सकती है। दैट मीन्स मैं इसको मान सकता हूँ कि हाँ, राज्यसभा फाइनेंशियल बिल को रोक सकती है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। इन द preamble of Indian Constitution, secular and democratic word were added by 42nd Amendment of Indian Constitution। यानी कि 42nd अमेंडमेंट के दौरान सेकुलर और डेमोक्रेटिक वर्ड हमारे प्रेम्बल के अंदर ऐड किए गए। क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो कैसे? क्योंकि इस अमेंडमेंट से पहले जो हमारे प्रेम्बल के अंदर वर्ड थे वो थे सोवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसके अंदर क्या चेंज आया कि सोवरन, सोशलिस्ट और सेकुलर ये दो वर्ड ऐड किए गए। दैट मीन्स अब ये क्या बन गया? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यानी कि दो वर्ड यूज किए गए, ऐड किए गए, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। नेक्स्ट है, यानी कि स्टेटमेंट गलत हो गई। उसके बाद है एनी डिस्प्यूट ऑफ पार्लियामेंट कैन बी रिजोल्व बाय द सिस्टम ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है भाई, कि पार्लियामेंट की कोई भी दिक्कत है तो वो लोकसभा का स्पीकर के उसको हल किया जाएगा। ये कि बिल्कुल गलत है। ये हल किया जाएगा भाई जब भी कोई डिसएग्रीमेंट होगा दोनों हाउसेस के बीच में, तो अंडर आर्टिकल 108 जॉइंट सेशन बिठाया जा सकता है और डिसएग्रीमेंट को एग्रीमेंट में चेंज किया जा सकता है। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि लोकसभा के स्पीकर के पास ये पावर नहीं है, जॉइंट सीटिंग होगी इसके लिए। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट तो सही है, तीसरी और चौथी गलत हो गई। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया? सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के अंदर भाई क्या होता है कि दो तरह की कमेटी होती है। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी। वो स्टैंडिंग कमेटी भी क्या है? बेसिकली इसके अंदर जो एमपी हैं वही इसके मेंबर होते हैं और इसमें काफ़ी तरह की होती हैं। हालांकि जो एग्जाम में पूछी जाती हैं ये 3-4 ही पूछी जाती हैं। लार्जेस्ट कमेटी का मतलब है कि इनके मेंबर के हिसाब से कौन सी कमेटी बड़ी है। तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो पब्लिक अकाउंट है उसके अंदर 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। एस्टीमेट कमेटी में भाई लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के अंदर 22 मेंबर, वही सेम चीज़ होती है। और जो कमेटी ऑफ पटिशन है भाई इसके अंदर 15 मेंबर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सी हुई? एस्टीमेट कमेटी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि एस्टीमेट कमेटी का टेन्योर कितना होता है? तो भाई ये होता है 1 साल का। तो आज के हमारे टॉप 15 MCQ तो मैं आपको बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन जो मैं अगली वीडियो में यूज़ करूँगा ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज हम ये नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो भी लाइक ज़रूर करें भाई, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत दिन लगते हैं इन 15 क्वेश्चन की वीडियो को बनाने के लिए। और शेयर भी करें अगर आप लोगों को लगता है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलेंगे नए सेशन, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।